अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे, ईरान ना अपने शोहदा के खून को फरामोश करेगा और ना ही अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की जानिब से सख्त और वाज़ेह पैगाम सामने आ गया है। उन्होंने इजराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि सहूनी हुकूमत ने संगीन गलती की है और उससे इसके नताइज हर सूरत भुगतना होंगे। सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को भी खुला पैगाम दिया है कि अगर किसी किस्म की फौजी मुदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिले तलाफी नताइज निकलेंगे जिनका अजाला मुमकिन नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरानी कौम न सिर्फ मुसल्लत करदा जंग का सामना करने में साबित कदम है बल्कि मुसल्लत करदा अमन को भी कबूल नहीं करेगी। उनका कहना था कि जो लोग ईरान की तारीख और उसकी कौम को जानते हैं वो कभी भी इस धमकी आमेज जबान में बात नहीं करते। ईरानी अफवाज मुकम्मल तैयार और हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के साथ दिफाए वतन पर मामूर है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर्स डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, लेकिन ये मामलात आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रही हैं? क्या ये वॉर अब फुल स्केल वॉर होने वाली है और डू यू थिंक कि यहाँ पे निगोशिएशंस की कोई गुंजाइश मौजूद है? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। हालात काफी गंभीर हैं और बजाय ये कि जो एक वॉर सिचुएशन पैदा हुई, उससे पहले क्राइसिस, उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों स्टेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं मैनेज होते हुए मुझे नजर नहीं आई। और इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके बनने का मकसद था कि इस तरह की चीजों को रोकना और ओपन डिप्लोमेसी के जरिए मसाइल का हल करना, वो चीज इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रही। तीसरी तरफ आपने देखा होगा कि G7 के अंदर कुछ यूरोपियन ममालिक का ख्याल था कि हमें सीज फायर की तरफ जाना चाहिए। स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट का जो ट्वीट आया वो भी इस तरफ इशारा दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने G7 के इजलास को छोड़ा और फौरन तशरीफ लिया है अमेरिका के अंदर और इमरजेंसी मीटिंग की, और उसके बाद 3-4 मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स दागे जिसमें क्लियर कट थ्रेट करना था ईरान को, तो उससे मसाइल बढ़ते हुए नजर आ रहे। अब इससे इनके 3-4 इस चीज के पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि अमेरिका का फौरन आना इस जंग के अंदर, जबकि उनका कहना था कि वो बराह रास्त इस जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। पहली बात तो ये आया है कि अमेरिका पहले दिन से इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है, बिकॉज जब से उनको ब्रीफिंग मिली थी जो एयरफोर्स के जो इनके जनरल हैं अमेरिका के, जनरल डैन, और उनके ज्वाइंट चीफ स्टाफ के जनरल भी हैं, तो उन्होंने ब्रीफिंग के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये फैसला किया था कि लिमिटेड बैकिंग हमने इजराइल को देनी है, और उससे पहले जो लिमिटेड हथियार है वो भी उनको प्रोवाइड कर दिए गए थे 3-4 दिन पहले, और वो खामोशी के साथ प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें 300 हेलफायर मिसाइल जो लेजर गाइडेड मिसाइल थे, उसके अलावा दीगर हथियार। बहरहाल अब अमेरिका कूद गया है। इसका मतलब दूसरा ये बनता है कि इजराइल मुकम्मल तौर पे चोट खा गया है और उसने शिकस्त तस्लीम कर दी है। इजराइल के अपने न्यूज़पेपर हर्ट्स का ये मानना है कि नफ्सियाती तौर पे इजराइल मार खा चुका है, और उसकी हालत आप देख रहे हैं कि इस वक्त बंकर्स के अंदर लड़ाई होते नजर आ रही है, और उसके साथ रात के वक्त छोटी छोटी कश्तियों में इजरायली भाग रहे हैं इजराइल को छोड़ के। और यही वजह है जो मेरी समझ में आती है, वो ये कि चूंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका की रेप्यू दांव के ऊपर लगी हुई है, तो लिहाजा इजराइल ने पुकारा है अमेरिका को, अमेरिका ने जंप इन किया है, जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल में नाफिज अमेरिकन एम्बेसडर का ट्वीट भी दिखाया, मैसेज भी दिखाया। ज्वाइन किया है एक्सपर्ट इन ग्लोबल अफेयर और सीनियर एनालिस्ट निसार सैयद साहब ने। सर, मिडिल ईस्ट पहले ही बड़ा वॉलेटाइल रीजन है और बड़ी प्रॉक्सीज यहाँ पर हुई भी हैं, लेकिन इस सारे मामले को आप क्या देख रहे हैं? क्या दोबारा से 1953 का जो CIA ऑपरेशन था उससे रिपीट करने की कोशिश की जा रही है? जी देखें, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल तो जिस दिन इसराइल ने हमला किया था उसी दिन ये समझ में आ रहा था कि अमेरिका इस खेल के अंदर मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है, और अमेरिका के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस भी और फोर्सेस भी उसके खेल का हिस्सा हैं, और इसराइल को उनकी मुकम्मल तौर पर बैक हासिल है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की पुष्ट पनाही के बगैर इसराइल इतना बड़ा एडवेंचर करने की हिम्मत नहीं रखता। और आपने ये 3-4 दिन में ईरान की रिटेलिएशन में ये देखा है कि इसराइल जो है वो बिल्कुल जो है वो बेबस हो चुका है इस वक्त ईरान के हाथों, और तल अबीब में, हैफा, अस्कलान में, इलाक में जो तबाही मचाई है ईरानी मिसाइलों ने, उसने इसराइल के होश ठिकाने ले आया है।
और यही वजह है कि ट्रंप ने अपने G7 का दौरा मुख्तौरी तौर पर भागकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में किया, जहां पे उसको पहले G7 में उसने कमिटमेंट करी थी कि वो निगोशिएशन करेगा, बीइंग अ सुपर पावर, कि वो अपने आप को अगर एक बड़ी पावर कहता है तो उसका काम था कि वो इस मसले को मेडिएट करने की कोशिश करता, क्योंकि ईरान अमेरिका की सारी चीज कबूल नहीं करता, लेकिन उसको इस काम का एक टास्क था उसके पास। लेकिन उसने वहां जाकर ईरान को ना सिर्फ सरेंडर होने की धमकी दी, बल्कि कहा कि उसके न्यूक्लियर वेपन उसको नहीं चाहिए। ईरान मल्टीपल टाइम पर इस बात को कह चुका है और कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। उसने NPT साइन किया हुआ है, IAEA साइन किया हुआ है और कुछ दिखाता रहा है। लेकिन अमरीकी उन जो उनकी अमलाक का जो न्यूक्लियर साइट्स का विजिट करते थे IAEA वाले, वो सारी इंफॉर्मेशन मुसाद को लीक करते रहे, जिसके वजह से ईरान के कई साइंटिस्ट इसमें शहीद हुए, उनकी साइट्स की इंफॉर्मेशन लीक हुई। तो IAEA भी एक इजरायली मुसाद और CIA के एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन का किरदार अदा करता रहा है। अभी आपने आयतुल्लाह खामनेई का बयान देखा है और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमेरिका को उसकी मदाखलत का नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान ना मुसल्लत करदा जंग कबूल करेगा ना अमन, यानी ईरान ऐसे अमन को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो इम्पोज अमन होगा। ईरान अपनी कंडीशन पर चीजें तय करेगा। और अभी भी मैं आपको फिर कहता हूं कि जो मेरी पहले दिन राय थी कि ईरान का इंतकाम खत्म नहीं हुआ, उसको गजा के 53,000 बच्चों, औरतों और मजलूमों का खून सता रहा है, उसको लबनान के हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खून सता रहा है, उसको हमास की टॉप लीडरशिप का खून सता रहा है। वो मजलूमों के खून पर खामोश नहीं रहेगा। इसराइल ने ईरान को मौका दिया, ये समझ कर के ईरान उसके लिए तरने वाला साबित होगा और इसने ईरान पे जारियत करी, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करी है। अफसोस ये है कि इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल गायब है, यूएन गायब है, दुनिया के जो इदारे हैं वो गायब है जिनका काम था मेडिएशन करना, जंगों को रोकना। लेकिन इसको ये समझे कि कोई ईरान इनके लिए आसान साबित होगा, ईरान इनके लिए वो मुश्किल खड़ी करेगा कि अमेरिका के डाउनफॉल का अच्छा आगाज है निसार ये। साहब, ये आवाजें जो हैं, ये तो मैं देख रही हूँ कि जो वेस्ट में एनालिसिस्ट हैं वो भी यही बातें करते हुए नजर आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका मुश्तरका तौर पर भी जो ईरानी मिसाइल्स हैं उनका सामना नहीं कर सकते हैं। जी देखें, सिर्फ ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक चीज है उसके मिसाइल नहीं है, उसके पास साइबर वॉरफेयर का बहुत बड़ा डिवीजन है, उसके पास उसका ड्रोन सिस्टम बहुत बड़ा है, उसके पास अपनी रजाकार फोर्स जो है वो पूरी दुनिया में है जो उसके साथ वॉलंटियरली एडजस्ट है। दूसरी बात को समझने की जरूरत है, आयतुल्लाह खामनेई कोई आम ईरानी लीडर नहीं है, वो एक बड़े मर्द तकलीद भी है जिनके पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो ये कोई आसान सूरत हाल जिस आग में अमेरिका खेलने जा रहा है वो आम आग नहीं है। इसको ये आपको ये कोई लॉजिक की बुनियाद पर नहीं समझा जा सकता, ये अलग चीज है, ये एक दिल का रिश्ता है जिसको हमें समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी अपने से बड़ी ताकत को, तो जब परवरदिगार की राह में आप खड़े होते हैं तो अबराहा के लश्कर पे अबाबीलों की पत्थर कंकरियां जो है ना वो असर डालती हैं। तो इस जगह पर भी आपको अबाबील भी नजर आएंगे, इस जगह पे गैबी मदद भी नजर आएगी और इस जगह पे ईरान की टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी भी नजर आएगी। ईरान को जो लोग समझते थे कि कोई बैकवर्ड टेक्नोलॉजी रखता है, तो ईरानी टेक्नोलॉजी साबित कर दिया कि इसराइली आयरन डॉम, अमेरिकन थॉट डिफेंस सिस्टम को उन्होंने तबाह कर दिया है। और उसके बावजूद, उसके इन तमाम सिस्टम के बावजूद इसराइल का कोई शहर, कोई जगह नहीं बच रही ईरानी मिसाइलों के हमले से। और ईरान ने सिविलियन टारगेट्स नहीं किए हैं अभी तक। ईरान का टारगेट जो है उनकी मिलिट्री साइट्स है, उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस साइट्स हैं। घड़ी यासीन मदीजी के कच्चे में देरीना दुश्मनी पर ग्रुपों में गोलियां चल गई हैं, जबकि फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जाँ बहक अफराद में एतबार, रियाज, फारूक और माशूक कुल्होड़ो शामिल हैं। अवकाड़ा में थाना गोगीरा की हुदूद में रिश्ते के तनाज़े पर साले ने बहनोई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि कत्ल के बाद फरार होते कातिल को मकतूल के वरसा ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद कातिल भी दम तोड़ गया है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक दोनों अफराद आपस में साला और बहनोई थे। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमे का इंदराज कर लिया। मुरीदकी में नारोवाल काला खताई रोड पर जीप और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में भाई बहन जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को HRC अस्पताल नारंग मंडी मुंतकिल कर दिया।
और सोशल मीडिया पर वायरल गैर मुल्की सयाह की वीडियो GTV पर नशर होने के बाद गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत की जानिब से सख्त नोटिस ले लिया गया है। हुंजा की अतबा झील को होटल के सीवेज और गलाजत के पानी से आलूदा करने वाले होटल मालिकान पर बड़ा जुर्माना कर दिया गया है। तर्जुमान गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक ने GTV को बताया है कि वाक़े में मुलव्वस होटल को सील करके 15 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, जबकि झील के साथ मौजूद दीगर होटल मालिकान को सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान हाजी गुलबर खान की सयाहत के सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गैर मुल्की शहरी ने GB हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और जौहर मोड़ के करीब मिलेनियम मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी, 100 से ज़ायद दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। 3 घंटे से कूलिंग का अमल जारी है, जबकि मॉल इंतजामिया की जानिब से दो रोज़ के लिए मॉल को सील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं फरहान खान से, जो इस वक्त शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हैं। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर तो काबू पा लिया गया था, लेकिन कूलिंग का अमल जो वो ताहाल जारी है। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन कूलिंग का अमल जो वो इस वक्त भी जारी है। मेरे कैमरामैन इरशाद अगर आपको दिखाएं तो ये वो बिल्डिंग है जिसके तीसरे फ्लोर के ऊपर गुज़िश्ता रात गए जो वो आग लगी थी। आग लगने के बायस 3rd फ्लोर के ऊपर मौजूद 100 से ज़ायद दुकानें जो वो जल के खाकसर हो गई थी। उसके बाद आग जो वो बढ़ते बढ़ते टॉप फ्लोर पर जाके लगी, जिसके बाद रेस्क्यू का अमला, फायर ब्रिगेड के अमले जो वो मौके पर पहुँचे और उन्होंने जो वो आग पर काबू पाया है। मॉल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है और 2 रोज़ के लिए जो वो मॉल को बंद करके अंदर किसी भी दुकानदार को जो वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ताहम जो मुतासरा दुकानदार हैं जिनकी आग जल के खाक हो रही है, वो खासा परेशानी का शिकार है। उनका ये कहना है कि मॉल के अंदर जो वो किसी भी किस्म का कोई फायर सेफ्टी जो वो इंतज़ाम मौजूद नहीं था, जबकि फ्लोर के अंदर जो वो धुआं खासा भरा हुआ है, जिससे भी जो फायर ऑफिसर्स को खासा मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, सहराए चोलिस्तान में सूरज सवा नेज़े पर आकर अपने तेवर बदल चुका है। गर्म तेज हवा और झुलसा देने वाली लू के बेरहम थपेड़े जारी हैं। पानी मादूम होने पर इंसान और जानवर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। चोलिस्तान में आग उगलते सूरज और तपते सहरा ने हजारों बासियों और मवेशियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। बारिशें ना होने की वजह से दर्जा हरारत अचानक बढ़ गया है, जिसके नतीजे में मवेशी नढाल होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, जबकि चोलिस्तानी बशिंदे शदीद गर्मी के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गर्मी की वजह से ये टोबा जो है ना खत्म हो गया है। पानी दिया जाए हमको, हुकूमत से ये मुतालबा है कि माल मवेशी मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, पानी की वजह से हमको पानी दिया जाए। चोलिस्तान में मौजूद बेशतर टोबे पानी ना होने की वजह से खुश्क हो चुके हैं। जानवर और चोलिस्तानी बशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। बारिश आई को नहीं, टोबे खुश्क थे गए, माल मरदा पे आए, असा मरदे पे हूँ। अपील है गवर्नमेंट को पानी देवे। सहराए चोलिस्तान में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी की किल्लत के बाइस चोलिस्तानी नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। पानी की बूंद बूंद को तरसते चोलिस्तानी बशिंदों और इनके जानवरों के लिए हंगामी तौर पर पानी के इंतजाम ना किए गए तो चोलिस्तान में बड़े नुकसान का अंदेशा है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज, सहराए चोलिस्तान। शदीद गर्मी के सताए हुए शहरियों ने ठट्ठा की मुख्तलिफ नहरों का रुख कर लिया है। शहरी नहरों के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। टेम्परेचर जहाँ पे 40 से 42 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला भी इस वक्त शुरू है। शहरियों ने ठट्ठा के मुख्तलिफ नहरों का रुख किया है, जो ठंडे ठार पानी में नहा के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछे क्या कहेंगे इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, ठट्ठा में जो गर्मी है 40 से 42 सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है और लाइट की बहुत लोड शेडिंग है। लाइट चलती नहीं है यहाँ पर। इस गर्मी की वजह से यहाँ पर ठंडे पानी में आते हैं, बच्चों को लेकर तफरीक़ा करते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी। इस शहरी का कहना है कि जो शदीद गर्मी की लहर जारी है, जिसको बचाने के लिए मुख्तलिफ नहरों का शहरियों ने रुख किया है, जहाँ ठंडे ठार पानी में नहा के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ओकाड़ा में सूरज का पारा हाई है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी अब वाटर पार्क्स का भी रुख कर रहे हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं वाटर पार्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक मुनव्वर रेहान से। जी मलिक मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही सूरज ने गर्मी बरसाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ओकाड़ा के शहरियों ने वाटर पार्क का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा के एक वाटर पार्क में, जहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और नहा रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से हम सब दोस्तों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक हम लोग यहाँ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मौजूद हैं और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम सबको। जी, जैसा कि आपने शायरी की गुफ्तगू सुनी, शायरी का कहना है कि हमने गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए वाटर पार्क का रुख किया और हम खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और खापा टापा कर रहे हैं। जी, मिट्टी से बर्तन बनाने की तहजीब उतनी ही पुरानी है जितना कि इंसान को टद्दू के इलाके एहसानपुर में इस जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन बनाने की नस्ल दर नस्ल रिवायत बरकरार है। मजीद रिपोर्ट करेंगे नियाज अहमद। मिट्टी के बर्तन सरेकी व सेब की दम तोड़ती सकाफत का हिस्सा है, जिसे इस दौर जदीद में सिर्फ चंद कारीगरों ने जिंदा रखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाना मेहनत तलब काम है, जिसे कोटदू के नवाई इलाका आसानपुर के कारीगरों ने जिंदा रखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत के साथ काफ़ी वक्त भी लगता है। पानी में मिलाकर मिट्टी को गूंदा जाता है, उसके बाद मिट्टी के पेड़े बनाए जाते हैं। कारीगर के हाथ से मिट्टी को चक्की पर रखने के बाद हांडी, सराई, घड़े और कुनाली का रूप धारती है। बर्तनों को डई से उतार कर धूप में सुखाया जाता है। मिट्टी महंगी थी गई, बालन महंगा थी गए, मुश्किलात थी नहीं वेंदी है। एक कम औखा थे ना मैंने मिट्टी मांडिया नहीं है किदो मिट्टी कुटेने हैं, पुसेने हैं, घड़ा मट्टी बने इतना मिट्टी चाने वाला पुसेने वाला कुटेने, घड़ा बने पकेने हैं, बाल महंगे वांडा मिल रहे। फिर सुर्ख और सब्ज रंगों से नक्शो निगार बनाने के बाद फरोख्त के लिए सड़कों के किनारों पर बर्तनों के खूबसूरत स्टॉल लगा दिए जाते हैं। खरीदारों का कहना है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से मजा दुबाला हो जाता है। देहाती लोग हैं, पानी पीसूं, देहात बिजली होती क्या नहीं, साड़ी मजबूरी है, इन्हें पानी पीसूं, ठंडा जख होता घड़ा, क्या ही बात है। कुम्हारों को अगर इंसानी तरीका पहला फनकार कहें तो ये गलत नहीं होगा। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना और खाना इस खत्ते की हजारों साल पुरानी रिवायत है। बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का फन चंद ही लोगों के पास बाकी रह गया है, जो आने वाले दिनों में नायाब हो सकता है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोटदू। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।